गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम अपने आगे बढ़ते हैं। आज हमारे द्वारा मानवीय पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, पेज नंबर 5 पर आ जाएं। पेज नंबर 5 पर मानवीय पर्यावरण आपके हेडिंग डली हुई है। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया जाता है, या मानव जो है वो किस तरह से विकास पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हुए विकास करता है, उसके बारे में आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक काल में जब मानव का जन्म ही हुआ था, उस समय की बातें हैं ये। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग करना और उसमें परिवर्तन करने के भी कई तरीकों को सीख लिया था। उदाहरण दे रखा है बेटा यहाँ पर आपके, जैसे फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, फिर समय चेंज हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा समय मानव विकास के पथ पर जब पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न को उपजाया गया, तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ था। अब ये वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है बेटा? अब देखो, आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप बाज़ार से एक गिलास गन्ने का जूस पीते हैं, तो आप क्या करते हैं? जूस की डिमांड करते हैं उससे, ठेले वाले से, जूस वाले से, और वो आपको जूस का गिलास दे देता है। बदले में आप उसको मुद्रा या 10 रुपये का नोट या 20 रुपये का नोट, जिस भी गिलास की आपने डिमांड की है, वो आप उसको मुद्रा दे देते हैं। लेकिन यदि आपने गन्ने का जूस पिया, उसने गन्ने का जूस आपको दिया और बदले में आपने भी उसे मुद्रा की जगह कोई वस्तु दे दी, तो ये प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी थी, मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी थी, तो मानव ने आपस में जिस वस्तु का अधिक उत्पादन करता था, वह उसे दूसरे को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे से ले लेता था। यह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, जहाँ वस्तुओं के बदले में लेन देन किया जाता है। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का धीरे धीरे विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति से, औद्योगिक क्रांति कहते हैं बेटा कल कारखानों की स्थापना, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाना। औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं आई थी, बल्कि ये यूरोपीय देशों से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया था। सूचना की क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया था। मतलब विश्व के प्रत्येक कोने में घटित होने वाली सूचना वर्ल्ड के प्रत्येक देश में आसानी से पहुंच जाती थी। ये किसके कारण संभव हुआ? संचार के साधनों के कारण ही यह संभव हो पाया था। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ती है, वैसे वैसे हमें खरबूजे और तरबूजे, खीरे, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब सर्दी आती है तो हमें सर्दी के अनुरूप वस्तुएं भाने लगती हैं, जैसे भुनी हुई मूंगफली। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। जैसे बेटा अपनी जॉइंट फैमिली होती है, और जॉइंट फैमिली में बुआ है, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन वो सब एक दूसरे से तालमेल बैठाते हुए साथ रहते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, त्योहारों का सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये जो हमें अनेकता में एकता का स्वरूप दिखाई देता है, उसी तरीके से पर्यावरण और प्रकृति और मानव दोनों के मध्य भी संतुलन होना आवश्यक है, समरसता का होना आवश्यक है। और यदि इनमें बैलेंस नहीं होता है तो फिर वो क्या पारितंत्र नहीं बन पाता है। रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की ही बात करती रहती थी।
खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लेकर आएं। यहाँ बेटा अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। साइड में आपके एक दो जानकारियाँ दे रखी हैं, जैसे प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये लाइन एरो बना के अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा। वस्तु विनिमय पद्धति की परिभाषा, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। धन की जगह आप मुद्रा शब्द का प्रयोग भी लिख सकते हैं, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। अब हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र की परिभाषा आपके बुक में पेज नंबर 4 पर बॉक्स में दे रखी है बेटा, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आगे लिख लो बुक पेज नंबर 4। फिर है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से प्राकृतिक पर्यावरण की परिभाषा आप क्या दोगे बेटा। यहाँ पर देखो, प्राकृतिक पर्यावरण शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आप लिखोगे, पेज नंबर 3 पर आ जाओ। प्राकृतिक पर्यावरण हेडिंग मिल गई आपको। प्राकृतिक पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत आपको लिखना है, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। स्टार्टिंग की में ही दे रखा है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का योग ही प्राकृतिक पर्यावरण है। ऐसे लिख लेना, अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा आपका आंसर। फिर ये पेज, इस वाले क्वेश्चन के आगे बुक में पेज नंबर 3 लिख लो। फिर है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं। पेज नंबर 2 पर देखो, पर्यावरण के घटक चित्र बना हुआ है। 3 घटक दे रखे हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव और तीसरा मानव निर्मित। उनके नाम लिखने हैं आपको। फिर है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। इसका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा, चित्र के अंदर। मानव निर्मित पर्यावरण, एक तो इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सारे के सारे आप इसमें लिख सकते हो आंसर। बुक पेज नंबर 4 आप इसमें नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल की परिभाषा बुक पेज नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। ये जो आपने प्राकृतिक पर्यावरण है ना, इसके 2nd पैराग्राफ को देखो, जहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। और इसके बाद वाले पैराग्राफ की ये वाली लाइन भी लिख लेना, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। खनिज संपदा का भी यह एक प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ तक बेटा लिख सकते हो आप स्थल मंडल क्या है। जीवीय, ये आपने नोट कर लिया ना इस वाले का, पेज नंबर 3। ये जो 6 वाला क्वेश्चन था, इस पर पेज नंबर 3 पर मिल जाएगा आंसर। फिर है, जीवीय पर्यावरण के 2 घटक कौन से हैं। पेज नंबर 2 पर देखो, नीचे की साइड में आपके जीवीय और अजीवीय 2 बॉक्स बने हुए हैं। जीवीय के उदाहरण में पादप और जंतु दे रखे हैं, यही दोनों घटक हैं इसके जीवीय के। लिख लोगे, बुक पेज नंबर 2 लिख लो बेटा। जैव मंडल किसे कहते हैं। जैव मंडल की परिभाषा बुक में पेज नंबर 4 निकालो अपना। पेज नंबर 4 के ऊपर 2nd पैराग्राफ जो दे रखा है ना, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं कॉपी में। फिर आपके सही और गलत के निशान, सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। इसमें 2nd वाला आंसर आएगा बेटा, ताल। फिर है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इसके अंतर्गत मानवीय पर्यावरण का घटक बेटा स्थल नहीं है। स्थल प्राकृतिक पर्यावरण का घटक होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। पहाड़ प्रकृति ने बनाया है, समुद्र प्रकृति ने है, सड़कें जो है वो मानव निर्मित है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो खतरे होती है पर्यावरण के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।
फिर आपके सही जोड़े से मिलाना। जैव मंडल को आप किससे मिलाओगे? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु परस्पर क्रिया करते हैं। वायुमंडल को पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। फिर आपके नहीं बेटे, ये आपके सही है। फिर वायुमंडल को आप किससे मिलाओगे? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर से। जलमंडल को जलीय क्षेत्र से, और जलमंडल को मिल गया जलीय क्षेत्र से। पर्यावरण को हमारे आसपास का क्षेत्र से मिलाओगे। फिर है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसका कारण बताना है आपको। कारण क्या है? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरणीय संसाधनों में परिवर्तन करता है। और दूसरा है पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्यों? पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर इसलिए आश्रित होते हैं बेटा, क्योंकि जो हमारी मानव या जीव जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, उसका विसर्जन कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन करते हैं ना, उसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके ऑक्सीजन का विसर्जन कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यहाँ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। आप सभी को अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। एक ही कॉपी बनेगी पूरी कंप्लीट एसएसटी की। आपको एक चैप्टर लगातार करना है सभी बच्चों को। ऐसा नहीं हो कि एक को चैप्टर के अंतर्गत एक क्वेश्चन करने के बाद पेज चेंज करके दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना है। लगातार पहला आंसर फिनिश होते ही एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन से अगला क्वेश्चन प्रारंभ कर दें। थैंक यू बेटा।